नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट 2023 का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों का एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है। अब उन लोगों को बहुत ही फोकस से बहुत ही अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है ताकि वो एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। इसी के लिए मैं आप लोगों को बहुत ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आप लोग का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। फिर से मैं एक क्वेश्चन ला दिया हूं जिसमें मैं कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऐड किया हूं और कुछ क्वेश्चन मैं अपने से गेस करके डाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ फिजिक्स के हैं और एक बात और कि मैंने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिया था जिसका जवाब मैंने आप लोगों को कमेंट में देने के लिए कहा था, उसका जिक्र हम लोग वीडियो में आगे करेंगे क्योंकि वही बात हमेशा करना अच्छा नहीं है। कृपया अभी आप लोग का फोकस एक ही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाए। तो अभी हम लोग क्वेश्चन का फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग फिजिक्स बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे। केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 है कि मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है वह क्या है? यानी कि रेयॉन है कि नाइलॉन है कि पॉलिएस्टर है कि एक्रिलिक है। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो मजबूत रेशा होता है जो पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है वो आपका नाइलॉन का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, नाइलॉन का बना होता है पैराशूट पर चढ़ने के लिए रस्सी जो बनता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि उच्च भार वाले बहुलक को कहते हैं। उच्च भार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि उच्च अणु भार वाले बहुलक को हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उच्च भार वाले अणु को हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से VBI कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? मेलामाइन, थर्मोप्लास्टिक की रेशम की पॉलीवूल? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉलीथीन है वो थर्मोप्लास्टिक का प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक का प्रकार है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आसान होगा वो हम आपको कमेंट में देने के लिए कह देंगे उसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि टेफ्लॉन एक है, क्या है जी टेफ्लॉन? प्राकृतिक रेशा है कि संश्लेषित रेशा है कि प्लास्टिक है कि इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है। जी हाँ दोस्तों, टेफ्लॉन प्लास्टिक है, टेफ्लॉन प्लास्टिक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? पैराशूट को बनाने में किस प्रकार का रेशा का उपयोग किया जाता है? पॉलिएस्टर की नाइलॉन की कपास की इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइलॉन। मैं आपको पिछली क्वेश्चन में भी इसका जवाब बताया था कि पैराशूट बनाने में जिस रेशे का इस्तेमाल किया जाता है वो नाइलॉन का बना होता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छी तरीके से आप समझिएगा। रेयॉन एक रेशा है, रेयॉन एक रेशा है, प्राकृतिक की संश्लेषित की प्लास्टिक की इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि रेयॉन एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार का रेयॉन संश्लेषित रेशा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संश्लेषित हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? आपको इसमें से प्राकृतिक बहुलक को बताना है। आपका ऑप्शन है पॉलिएस्टर, सेलुलोज, एक्रिलिक, नाइलॉन। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्राकृतिक रेशा की बात करें तो आपका सेलुलोज कहे या सेलुलोज कहे तो ये आपका प्राकृतिक बहुलक है। जी हाँ दोस्तों, सेलुलोज आपका एक प्राकृतिक बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा है? इसमें से आपको प्राकृतिक रेशा बताना है। आपका ऑप्शन है रेशम, नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से आपका जो रेशम है, जी हाँ दोस्तों, रेशम की हम बात कर रहे हैं, ये आपका एक प्राकृतिक रेशा है। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है, आप लोग इसको माइंड में अपने बैठा लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन हम बहुत सारे रेसे से क्वेश्चन करा दिए, तो आप लोगों को इसका आंसर हम लोग को कमेंट में बताना है
कि निम्नांकित में संश्लेषित रेशा है। कौन है संश्लेषित रेशा? सूती रेशे कि पॉलिएस्टर कि रेशमी रेशे कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट में बताना है, और आप लोग को पता नहीं हो तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा या कहीं से आप इस क्वेश्चन का आंसर खोजिएगा। खैर हमें तो पता ही है, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को कमेंट का इंतजार करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को एक बार जरूर अच्छी तरीके से अभी देखने के बाद दोबारा देख लीजिएगा। वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं? प्लास्टिक का कि लोहा का कि तांबा का कि एल्युमिनियम का? तो मैं आपको बता दूं कि हम वर्तमान दैनिक जीवन में हम लोग प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के ऊपर तो हमारी सरकार इस पर बैन भी लगाने की बात कर रही है, और बैन भी कर दी है कि प्लास्टिक का उपयोग आप लोग ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो इससे पर्यावरण में बहुत ही प्रदूषण फैलता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? सेलुलोज का आप लोगों को शुद्ध रूप बताना है कि कागज़ है कि रबड़ है कि प्लास्टिक है कि इनमें से कोई नहीं। तो सेलुलोज का जो शुद्ध रूप है वो कागज़ है। जी हाँ दोस्तों, सेलुलोज का शुद्ध रूप कागज़ है। इसे आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। बेकेलाइट एक है। बेकेलाइट एक क्या है जी? प्राकृतिक रेशा है कि संश्लेषित रेशा है कि प्लास्टिक है कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बेकेलाइट एक प्लास्टिक है। जी हाँ दोस्तों, बेकेलाइट क्या है? तो एक प्लास्टिक है। और ये क्वेश्चन को आप लोग MVVI कर लीजिएगा, मतलब आप लोग तो समझते ही होंगे, MVVI कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है जैव अनिम्नकरणीय संश्लेषित रेशा की अपघटक। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कहलाते हैं वो जैव निम्नकरणीय, जी हाँ दोस्तों, जैव निम्नकरणीय कहलाते हैं, जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग के फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है, यानी कि कौन सी वर्ग या शेप में हम किसी वस्तु को रखें कि तरल घर्षण को कम किया जा सकता है? आयताकार की वर्गाकार की सरल रेखा की वृत्तीय? तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी वस्तु से घर्षण को कम करना है तो आपको उस वस्तु को वृत्त के आकार में रखना होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृत्तीय। उसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, और समझ में आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं और कुछ सारे लोग नहीं करते हैं। तो वे लोग क्यों नहीं करते हैं हम नहीं जानते हैं। गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं और भी वीडियो को बनाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे कहते हैं, जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे कहते हैं तरल घर्षण कि लोटनी के घर्षण कि सी घर्षण की अस्थैतिक घर्षण। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर है तरल घर्षण। मैं आपको पहले भी क्वेश्चन में इसका जिक्र किया था कि अगर आपको घर्षण को कम करना है तो तरल पदार्थ चाहिए, और उस वस्तु को हम लोग वृत्त के शेप में रखेंगे तो घर्षण कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, तरल घर्षण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि घर्षण हमेशा क्या है? हानिकारक है कि लाभदायक है कि ना हानिकारक है ना लाभदायक? कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में घर्षण लाभदायक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर कोई भी बता सकता है कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि देख लीजिए, अगर रोड पे घर्षण ना हो तो ये हमारे लिए लाभदायक ही है कि हानिकारक? लाभदायक ही है। तो ये एक ऐसा जगह है कि जहाँ हमें ये फ़ायदा दे रहा है, और बहुत सारी जगहों की बात करें तो ये हमारे लिए हानि भी देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है, डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को कहते हैं, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? बल कि स्नेहक
कि घर्षण की इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो घर्षण को कम करने वाले पदार्थ होते हैं वो स्नेहक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्नेहक होते हैं जो घर्षण को कम कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि घर्षण से उत्पन्न होती है क्या? तेल, दूध, उष्मा, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बच्चों जैसा सवाल है, तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि टायर की तालियों की गोटी, टायर टायर के तलियों की गोटी घर्षण बढ़ाता है कि घर्षण घटाता है कि कोई प्रभाव नहीं, कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि टायर की गोटियों को, जो गोटी होती है वो तल की गोटी, वो घर्षण को बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने रोड का जिक्र किया था और ये भी रोड से संबंधित है, क्योंकि जब हम लोग टायर में हम लोग उसके तली में गोटी देते हैं तो वो घर्षण को बढ़ाएगा ना, जिसके कारण वो कहीं स्लिप नहीं होगा उसका टायर। इसलिए इसलिए टायर के तलियों में हम लोग गोटी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि तैलीय सतह से घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं बता दूं कि तैलीय सतह से घर्षण कम होगा। जी हाँ दोस्तों, तैलीय सतह से घर्षण कम होगा, ये भी आप लोगों को पता ही होगा पहले से, और ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो लगभग सभी लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, सावधानी पूर्वक नहीं चलने के कारण इनमें से कोई नहीं। तो बर्फ पर चलने से आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण कम होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर घर्षण कम होगा तो हम लोग फिसल जाएंगे, इसलिए तो देख लीजिए यहाँ पर घर्षण का मतलब अधिक होना ये हमारे लिए फ़ायदा है, तो ये भी हमारे लिए एक फ़ायदा ही है। तो घर्षण एक जगह हानिकारक है तो एक जगह लाभदायक भी है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 भी क्वेश्चन देखिए कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है, अधिक, कम, अधिक तथा कम दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से उसका घर्षण कम हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लोग का घर्षण कम करके हम लोग का फायदा हो गया। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी का देख लेते हैं। तो गाइज इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल के क्वेश्चन का जो हमने पिछली वीडियो में बताया था उसका सही सही उत्तर देने वाले, सबसे पहले उत्तर देने वाले ये रहे कुछ व्यक्तियों के नाम: मुस्तासिन आलम, आयुष सिंह, मनीष कुमार, वनडे वाइटी, जालिस शेख, साधु कुमार, फैंटेस्टिक आदित्य सिंह, एमडी जिसान, स्नेहा कुमारी, कली कुमारी, ऑफिशियल आनंद 777, एंजल क्वीन, हर्षिता कुमारी। गाइज कुछ बच्चों का नाम छूट गया हो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर आप सबसे पहले उत्तर देंगे तो आपको इनमें ज़रूर पुकारा जाएगा, तो इसलिए आप सबसे पहले उत्तर दीजिए और अपना नाम पुकरवाइए। तो चलिए अब उन सारी क्वेश्चन को छोड़िए और क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बायोलॉजी का है कि वनों को समाप्त करने की को क्या कहते हैं? जो वन को समाप्त हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्वनरोपण, की वनोन्मूलन, की वन्य प्राणी अभयारण्य, कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि वनों को समाप्त करने को हम लोग वनोन्मूलन कहते हैं, वनोन्मूलन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं। ये क्वेश्चन इस साल के लिए आप लोग VVI कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, कि जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए है वन्य प्राणी, पालतू जंतु, संकटापन्न जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, संकटापन्न जंतु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संकटापन्न जंतु हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से देखेंगे और दोबारा तिबारा देखेंगे ताकि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन याद हो जाए अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या है। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 20, 19, 15, 10। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कुल 19 है। जी हाँ दोस्तों, कुल 19 इसके बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी
हो जाएगा 19। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। वनोन्मूलन का कारण है। वनोन्मूलन का क्या कारण है जी? भवन निर्माण की कागज उद्योग तो सड़क निर्माण की इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि वनों की कटाई से भवनों का भी निर्माण हो रहा है, कागज का भी निर्माण हो रहा है, सड़क का भी निर्माण हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो रहा है, भवन निर्माण, कागज निर्माण, सड़क निर्माण। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है। अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र, इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर होने वाला है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाते हैं। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं जी? अभयारण्य की, राष्ट्रीय उद्यान की, चिड़ियाघर। तो मैं आपको बता दूं कि जो वो आवास होता है वो और कुछ नहीं, अभयारण्य होता है। जी हाँ दोस्तों, अभयारण्य यानी कि जंगल। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन यह है कि भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या कितनी है? भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या कितनी है जी? 420 की, 421 की, 425 की, 426। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या कुल 421 है। जी हाँ दोस्तों, 421 कुल अभयारण्यों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन का अस्थायी कारण क्या है, यानी कि वनों की कटाई जो हो रही है उसका हल क्या है? पुनः चक्रण की, मरु स्थलीकरण की, जंतु संरक्षण की, पुनर्वनरोपण। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्वनरोपण, यानी कि फिर से वृक्ष को लगाया जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन अलग अलग हैं, आप लोग एक ही क्वेश्चन मत समझिएगा। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है जी? 10 है कि 55 है कि 77 है कि 12 है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कुल 77 है। जी हाँ दोस्तों, कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 77 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अपने दोस्त